हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा जादव पयेंग को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। जादव पयेंग, जिनको भारत में फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। जादव पयेंग को बड़े पैमाने पर वानिकीकरण के माध्यम से वास्तविक मानव निर्मित जंगल बनाने के निरंतर प्रयासों के लिए स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। जादव पयेंग, जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये असम राज्य के एक पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। तो आपको याद रखना है, जादव पयेंग, जिनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इनको स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन के मामले में भारत का नंबर 1 शहर कौन रहा है। तो वर्ष 2019 में सबसे ज़्यादा डिजिटल लेन देन के मामले में नंबर 1 शहर रहा बेंगलुरु, नंबर 2 पे रहा चेन्नई, नंबर 3 पे रहा मुंबई, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, बेंगलुरु। ये जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेसर वर्ल्ड लाइन इंडिया के द्वारा। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो डिजिटल पेमेंट मेथड हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है भारत में यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है भारत में डेबिट कार्ड, और तीसरा सबसे पॉपुलर मेथड है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अब हम जान लेते हैं बेंगलुरु शहर के बारे में। बेंगलुरु शहर, जो कि कर्नाटक राज्य की राजधानी है, बेंगलुरु शहर को भारत में स्पेस सिटी ऑफ इंडिया, साइंस सिटी ऑफ इंडिया, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया तथा सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के बारे में जानना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्जाम में कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीआई का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूपीआई को किसके द्वारा डेवलप किया गया है। तो यूपीआई को बनाया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई के द्वारा। जो एनपीसीआई है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक सब्सिडरी कंपनी है। अब आपको यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईएमपीएस, सीटीएस या आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस, यूपीआई या भारत बिल पेमेंट सिस्टम, रुपे कार्ड, भीम ऐप, इन सभी को किसके द्वारा बनाया गया है। तो ये सारी की सारे जो ऑनलाइन डिजिटल सेवाएं ये बनाई गई हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, एनपीसीआई के द्वारा। तो अगर अब क्वेश्चन पूछा जाए कि रुपे कार्ड को किसके द्वारा बनाया गया है या फिर भीम ऐप को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, यूपीआई के द्वारा, यूपीआई को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो उत्तर होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। एनपीसीआई के वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आधारित तापमान नियंत्रित सुविधा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन को किस एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया है। तो दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आधारित तापमान नियंत्रित सुविधा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन को बनाया गया है, लॉन्च किया गया है मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ये जो एक्सपोर्ट कोल्ड जोन है यहाँ पर कृषि और फार्मा उत्पादों को लंबे समय तक उनके प्रोसेसिंग और भंडारण के लिए बनाया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट पर बना हुआ एक कोल्ड स्टोरेज है। जो मुंबई का एयरपोर्ट है इसका नाम है छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन याद रखना है। भारत में जितने भी हवाई अड्डे और फ्लाइट्स होती हैं उनके नियंत्रण के लिए जो मंत्रालय है उसका नाम है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। दूसरा क्वेश्चन, भारत में जितने भी एयरपोर्ट हैं उनके नियंत्रण के लिए एक संस्था है जिसका नाम है एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है अरविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 4 है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जितेशु वतनबे का निधन हुआ है। तो आपको बताना है दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जितेशु वतनबे जिनका निधन हुआ ये किस देश से थे। तो जितेशु वतनबे जो कि दुनिया के सबसे जीवित बुजुर्ग व्यक्ति थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये जापान देश से थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी।
आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये थे दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी उम्र थी 112 साल। ये जापान देश से थे। इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सबसे ज़्यादा उम्र के जीवित व्यक्ति का दर्जा प्राप्त था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है, अब अगर इनकी मृत्यु हो गई, निधन हो गई है, तो इसके बाद अब दुनिया में वर्तमान में सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति कौन है? तो अब वर्तमान में इनके निधन के बाद ब्रिटेन के 111 वर्ष के बाब बेटन जो हैं दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति बन गए हैं। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जिनका नाम था जितेशु वतनबे, जो कि जापान देश से थे। इनकी उम्र थी 112 साल। ये इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनके निधन के बाद वर्तमान में दुनिया के सबसे जीवित उम्रदराज व्यक्ति बन गए हैं ब्रिटेन के बाब बेटन। जो जापान देश है, जापान देश एशिया महाद्वीप का देश है, जिसके प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे। जापान देश की राजधानी है टोक्यो, और टोक्यो में खेले जाएंगे 2020 के समर ओलंपिक खेल। जापान देश की मुद्रा है एन। जापान देश की संसद का नाम है डाइट। जिस प्रकार से भारत में पार्लियामेंट का नाम है संसद, उसी प्रकार से जापान की पार्लियामेंट का नाम है डाइट। जापान की स्पेस एजेंसी का नाम है जाक्सा। भारत जापान के साथ कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइज करता है, जैसे सिन्यू मैत्री, सहयोग काजिन, धर्मा गार्जियन, मालाबार एक्सरसाइज, जिमिक्स। ये सारी की सारी जो मिलिट्री एक्सरसाइज हैं भारत जापान देश के साथ कंडक्ट करता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, मालाबार एक्सरसाइज में भारत और जापान के साथ अमेरिका देश भी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में इस स्मार्टफोन में इसरो की नाविक तकनीक का इस्तेमाल करने के लिए किस फोन निर्माता कंपनी ने इसरो के साथ समझौता किया है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाविक है क्या। तो नाविक, जिसका पूरा नाम है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, क्षेत्रीय भू स्थिति प्रणाली है, जिसका उद्देश्य है कि भारत तथा भारत के जो आसपास के स्थान हैं उनकी स्थिति का सटीक जानकारी देना। अभी तक वर्तमान में जो हम अपने फ़ोन पे किसी स्थान को पता लगाने के लिए सर्च करते हैं, तो वो हम यूज करते हैं जीपीएस। जीपीएस के द्वारा अभी तक हम अपने फ़ोन में किसी भी स्थान को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो जीपीएस है, इसका पूरा नाम है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जो जीपीएस है, इसको बनाया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, और जीपीएस का मालिक है अमेरिका। लेकिन जीपीएस की ही तर्ज पर भारत का इसरो जो है, इन्होंने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। उस सैटेलाइट की जरिए से एक तकनीक बनाया गया जिसका नाम है नाविक। नाविक की सहायता से अब हम भारत और भारत के जो आसपास के क्षेत्र हैं उनको आसानी से ट्रैक कर सकेंगे। तो जो नाविक टेक्नोलॉजी है, इसको सबसे पहले भारत में इस्तेमाल किया जाएगा Xiaomi फ़ोन के द्वारा। तो Xiaomi कंपनी ने इसरो के नाविक तकनीक इस्तेमाल करने के लिए इसरो के साथ समझौता किया है। Xiaomi कंपनी, जो कि चाइनीज़ फ़ोन निर्माता कंपनी है, Xiaomi कंपनी के अंतर्गत 4 फ़ोन को बेचती है। कौन कौन सी? पोको फ़ोन, ब्लैक शार्क, रेडमी और MI। ये जो 4 फ़ोन हैं ये Xiaomi कंपनी के अंतर्गत आते हैं। Xiaomi इंडिया प्रेसिडेंट हैं मनु कुमार जैन। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, हाल ही में रियलमी कंपनी ने भारत में पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है Realme X50 Pro के नाम से। लेकिन आपको ध्यान देना है, भारत में तो अभी 5G टेक्नोलॉजी है नहीं। तो अगर कोई व्यक्ति Realme X50 Pro खरीदता है और भारत के बाहर उन देशों में जाता है जहां पर 5G टेक्नोलॉजी है, तो वो जो फ़ोन है 5G पर काम करेगा। लेकिन अभी जो Realme X50 Pro है, भारत में 4G मोड पर इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे भारत में 5G शुरू हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली Realme X50 Pro जो है 5G टेक्नोलॉजी पर काम करने लगेगा। रियलमी के बाद भारत में iQ3 5G स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा था। ये 2 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत में सबसे पहले रियलमी 5G वाला स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, उसके बाद iQ3 भी अपना 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने स्कूलों कॉलेजों में सभी प्रकार के हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये ऐसा कहा गया है केरल उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। केरल हाई कोर्ट ने केरल के जितने भी स्कूल और कॉलेजेज हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके अलावा हाल ही में भारत की पहली कमर्शियल LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस लॉन्च की गई है केरल के कोच्चि शहर में। केरल के कोच्चि शहर में ही भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्पाद सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया। केरल के कोच्चि शहर में ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर वैश्विक बैठक का आयोजन किया गया। केरल के कोच्चि शहर में ही ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट एसेंट 2020 का आयोजन किया गया। केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश। केरल सरकार ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राज्य की आपदा घोषित किया है। केरल राज्य का महत्वपूर्ण त्यौहार है ओणम। केरल राज्य की महत्वपूर्ण नृत्य शैली है डांस है कथकली। केरल राज्य में एक मंदिर है जिसका नाम है सबरीमाला मंदिर। जो सबरीमाला मंदिर ये भगवान अयप्पा का मंदिर है जो कि केरल के पथानमथिट्टा जिला में स्थित है। केरल राज्य के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। मुख्यमंत्री पिनियारी विजयन। अगला क्वेश्चन है भारत ने अपना पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया है, तो हाल ही में भारत का पहला प्रोटीन दिवस, भारत में पहला इंडिया फर्स्ट प्रोटीन डे मनाया गया है 27 फरवरी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। भारत में पहली बार प्रोटीन दिवस मनाया गया 27 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 का आयोजन किया जाएगा भारत के बेंगलुरु शहर में। जो विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 है, वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 है, इसका आयोजन किया जाएगा 7 से 8 मई 2020 के बीच बेंगलुरु शहर में। और ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो विश्व उत्पादकता समिट 2020 है ये भारत में 45 वर्ष बाद आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले भारत में विश्व प्रोडक्टिविटी कांग्रेस का आयोजन किया गया था 1974 में। अब 1974 के बाद 2020 में 45 साल बाद विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 का आयोजन बेंगलुरु शहर में किया जाएगा। जो वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस 2020 है, विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 है, इसका थीम होगा, इसका विषय होगा उद्योग 4.0 नवाचार और उत्पादकता, इंडस्ट्री 4.0 इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 9 है हाल ही में सार्वजनिक परिवहन को मुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है, तो लग्जमबर्ग जो देश है ये दुनिया का पहला कंट्री बन गया है जिन्होंने सभी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं इनको फ्री कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लग्जमबर्ग में जितने भी बस ट्रेन हैं, जितने भी सरकारी व्हीकल हैं उनको अब फ्री कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। लग्जमबर्ग देश जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है, लग्जमबर्ग देश की राजधानी है लग्जमबर्ग सिटी, लग्जमबर्ग की मुद्रा है यूरो। क्वेश्चन नंबर 10 है सशस्त्र बलों में लेफ्टिनेंट जनरल पद पर पहुंचने वाली देश की तीसरी महिला अधिकारी कौन बनी है, तो लेफ्टिनेंट जनरल पद पर पहुंचने वाली भारत की तीसरी महिला अधिकारी बनी है माधुरी कनिटकर। माधुरी कनिटकर लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली भारत की तीसरी महिला बनी है। अगर पूछा जाए पहली और दूसरी कौन है, तो लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला थी पुनीता अरोड़ा, दूसरी महिला थी पद्मावती बंदोपाध्याय और तीसरी अब बनी है माधुरी कनिटकर। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये हैं माधुरी कनिटकर। जो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट होती है ये जनरल के बाद सेना में दूसरी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है, वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे या वर्ल्ड डिफेंस डे। जो वर्ल्ड डिफेंस डे है, वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है, ये हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। और 1 मार्च को ही पूरी दुनिया में मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। तो ये दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, दूसरा है वर्ल्ड सिविल प्रोटेक्शन डे। ये दोनों के दोनों दिवस मनाए जाते हैं 1 मार्च को। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 कब मनाया गया,
तो इसका जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से डेली हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम फोरम।